देखिए भाई, अभी तक हम लोगों ने ना बेसिक फंडामेंटल की बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़नी थी वो हमने सीख ली। कीवर्ड आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, लिटरल, टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन, ऑपरेटर, सेपरेटर, लूप वूप लगाना, इफ एल्स लगाना, कंडीशंस लगाना, सब सीख लिया। तो हम अब फिर से उसी ऊप्स वाले टॉपिक पे ही मूव कर जाते हैं, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बता दिया, ये मतलब मैंने बता दिया, आप अपने एंड से जब ट्राई करोगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। और देखिए, प्रोग्रामिंग का ये बैकबोन है। अगर आप लूप लगाना, कंडीशंस लगाना, ऑपरेटर यूज करना अच्छे से जानते हो तो फिर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आगे चल के अपना मतलब अपने दिमाग को लॉजिकली स्ट्रांग बना सकते हो, और कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगी तो उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। और ये प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस करते रहोगे। बिल्कुल, प्रीतम जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा कि हाँ, अब ये भी चीज़ मुझे समझ में आ रही है, पहले नहीं आती थी। सब लोग जितने भी जो भी प्रैक्टिस करते होंगे उनको पता चलता होगा कि हाँ ठीक है, पहले मुझे इफ एल्स का भी मतलब नहीं पता, आप स्विच केस, ब्रेक कंटिन्यू भी हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर व्हाइल भी यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाइल और डू व्हाइल में हमने क्या डिफरेंस बताया था? सतीश, क्या डिफरेंस बताया था व्हाइल और डू व्हाइल में? सर व्हाइल कंडीशन चेक करता है, और जबकि डू व्हाइल में पहले मतलब प्रोग्राम चल जाता है डू का कंडीशन, इसके बाद व्हाइल चेक करता है कंडीशन। क्या करता है? मतलब सर व्हाइल लूप में सर पहले कंडीशन चेक करता है, इसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ओके। मतलब जो उसकी बॉडी के अंदर लिखा होता है सर। हाँ, और डू व्हाइल में सर पहले मतलब सर पहले प्रोग्राम जो बॉडी का प्रोग्राम चल जाता है, डू इसके में बाद लिखे गए। कंडीशन व्हाइल हाँ, डू पूरा में जो चेक लिखा करता हुआ है। लॉजिक जी है वो सर। एक बार तो चल ही जाता है, सही बात है। जी सर। और उसके बाद कंडीशन चेक होता है। ठीक है, जी सर। चलिए। जी। तो बाकी हम लोगों ने कहाँ तक आके रुक गए थे? हम कंस्ट्रक्टर तक की पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया था। कंस्ट्रक्टर तक की कहानी पढ़ लिया था। कंस्ट्रक्टर तक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लास और ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ लिया। तो अगर देखा जाए तो फंडामेंटल में हमारा सारा चीज़ हो गया है ना। कीवर्ड आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, लिटरल, टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन, ऑपरेटर, सेपरेटर, कमेंट्स, कंस्ट्रक्टर, क्लास, अभी ऑब्जेक्ट। तो हाँ जी। अभी सर वो बचे हैं, मतलब क्लास में लोकल क्लास, एनोनिमस क्लास, इनर वगैरह, लोकल ये नहीं। क्लास, एनोनिमस क्लास, हाँ वो एक अलग टॉपिक है। उसके लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है नेक्स्टेड क्लास है। तो जो यस नेक्स्टेड यस। क्लास टॉपिक है उसमें आपको बताया जाएगा कि ये लोकल क्लास क्या होता है, एनोनिमस क्लास क्या होता है ना। अभी तो मैं याद दिला रहा हूँ कि क्या हो गया है, बचे वाला चीज़ नहीं याद दिला रहा हूँ। जो हुआ है उसी को बस याद दिला रहा हूँ। तो ओ, अब जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट था जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे पढ़ाया था, तो क्लास का क्या मतलब होता है और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, ये बताओ प्रदीप, बताओ आप। व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एक क्लास के सर हम बोल सकते हैं, ये जो है एक तरीके से लॉजिकल कैट, मतलब एक सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट का एक लॉजिकल कैटेगरी होता है, मतलब कैटेगराइजेशन होता है क्लास। ये तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन भी बोल सकते हैं क्लास को। ओके। और जब फिर क्लास, जब हमें मेमोरी देनी होती है, मेमोरी देने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट जब आया, पहले क्लास आया? पहली क्लास आई। पहले क्लास आई फिर ऑब्जेक्ट आया। यस। परसेंट लोग इसे एग्री करते हैं कि पहले क्लास आया और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आया। नो ऑब्जेक्ट सर, का पहले जन्म पर ऑब्जेक्ट आया। सर पहले पहले ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट आया सर, उसके बाद क्लास आया सर। ऑब्जेक्ट आया फिर क्लास आया। जी सर। सपोज ये तो बोल रहे हैं कि पहले क्लास आया। क्या सही है, आप ही लोग डिसाइड करिए, बताइए। अगर हमारे उसमें नॉर्मल से हमने क्लास ही बस लिख दिया तो फिर चलो क्या होगा बता। क्या नाम है, रजनीकांत नहीं, हमारे क्या नाम है, प्रीतम बताएंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज क्लास। सर जो क्लास होता है सर, क्लास ये कलेक्शन ऑफ
सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सर वो क्लास जो होता है सर, सिमिलर प्रॉपर्टी के मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी, सर 2 मिनट सर। ये सर ब्लूप्रिंट हो गया, क्लास में बोल सकते हैं। क्या सर? भाई ऑब्जेक्ट और क्लास को समझाना है तो पहले ऑब्जेक्ट समझाओगे पहले क्लास? अगर ऑब्जेक्ट पहले आया तो ऑब्जेक्ट को पहले समझाना है ना, हाँ जी तो सर। क्लास समझाओगे। यस सर। तो आप लोग भाई सब भूल गए हो सर पुराना मतलब सारा। सर वो पुरानी वीडियो सर आपको देखना सर। देखना ही पड़ेगा, उसको रिवाइज ऑब्जेक्ट करना सर पड़ेगा। ऑब्जेक्ट सर वो होता है एंड कुछ भी हो जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख सकते हैं। इसमें 3 वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। जैसे सपोज अगर हमारे पास मोबाइल है तो उसका कलर कौन सा होगा, प्राइस वगैरह, ये स्टेट में जाएंगे। और बिहेवियर उसके मैसेज वगैरह और इंटरनेट, ये सब उसके बिहेवियर में जाएंगे। और आइडेंटिटी में उसका IMEI नंबर हो गया, और उसमें कुछ बायोस जो जो नंबर होते हैं वो उसमें जाएंगे आइडेंटिटी में। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ आप लोगों को, मे भी आप भूल गए होंगे। लास्ट जब ब्लूप्रिंट ऑफ रियल, ऑब्जेक्ट। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, ऑब्जेक्ट का मतलब आपको समझाया था और क्लास का मतलब समझाया था। बताया था कि जी ऑब्जेक्ट को जो हम कई तरह से समझा सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम रियल वर्ड से भी समझा सकते हैं, कोडिंग से भी समझा सकते हैं, मेमोरी में भी समझा सकते हैं और क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा सकते हैं। रियल वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे देख सके, छू सके, महसूस कर सके, उसका फिजिकल, लॉजिकल, टेंजिबल, अनटेंजिबल एग्जिस्टेंस है ना। हर ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। प्रोग्रामिंग के अंदर या रियल वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती है। तो उन कॉमन प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करके उनको एक नाम देना था, वो नाम है बेसिकली क्लास। इसीलिए बोलते हैं क्लास इज द लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो एक क्लास हम बनाते थे अभी तक, उसमें होता था, वो क्यों बनाते थे, वो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाते थे। यानी कि सिंपल सा मतलब है, ऑब्जेक्ट से क्लास आया, ऑब्जेक्टिव से क्लास बना। क्लास जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा को, यूजर की जो ऑब्जेक्टिव होती हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है ना। जिसमें हम अच्छा, ये सारा चीज़ जिसको रिवाइज करना हो, अगर छूट भी गया हो तो वो 8 बजे क्लास मेरी जो चलती है उसमें ज्वाइन करिए, वो अभी यही सब चल रहा है। तो कभी भी अगर आपको आना है तो आ जाइए, उसमें बता दीजिएगा, मैं ज्वाइन कर दूँगा, आपको और क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। फिर हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते थे। ऑब्जेक्ट की आईडी बनती थी, रेफरेंस आईडी बनती थी, रेफरेंस वेरिएबल बनती थी। ये सारा चीज़ जिसको डिस्कस करना है तो वहाँ पे आए हो। जब एक ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी बनती है तो मेमोरी में उसका एक स्पेस एलोकेट, मेमोरी एरिया एलोकेट होता है जो रेफरेंस आईडी को टू स्ट्रिंग मेथड से वो रेफर करा देता है। ये सारा चीज़ मतलब सब कुछ पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो, राइट। साथ में यस सर। कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था। तो वो सारा चीज़ यस। फोकस न करके अब कंस्ट्रक्टर पे आ जाते हैं, क्योंकि वो सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है रेफरेंस आईडी, क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा बता दिया क्योंकि मैं इस पॉइंट पे आना चाहता था, इस जगह पे आना चाहता था, क्योंकि यहाँ तक जो चीज़ें सब भूल जाती हैं। चलिए, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर तक आ जाते हैं जरा। कंस्ट्रक्टर की अब क्लास ऑब्जेक्ट तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। कंस्ट्रक्टर तक आ जाते हैं और कंस्ट्रक्टर के बारे में जानते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नेम से सेम होता है, जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनते ही डेटा को इनिशियलाइज करना। ये होता है बेसिकली कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, इस तरह से कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर 2 टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। कब हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए, कब हमें नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए, ये भी मैंने बात बता दी थी।
जब अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग डेटा चाहिए हमें तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना के चलिए। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट पे सेम डेटा चाहिए तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप बनाइए। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अलग अलग ऑब्जेक्ट पे सेम डेटा हमें असाइन करवाता है, राइट। बाकी C++ में एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हुआ करता था। जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, लेकिन हाँ एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे कंस्ट्रक्टर में हम कॉपी जरूर कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टर का डेटा दूसरे कंस्ट्रक्टर में जावा में कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर होता नहीं है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी कराया जा सकता है। तो कैसे कराया जा सकता है, जरा इसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नेम है और एक एज है, दो वेरिएबल हैं, और हमने क्या करा, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें नेम और एज यहाँ से पास करा देते हैं। स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज या n कॉमा ये लिख दिया हमने, और यहाँ से मैंने ये वैल्यू भेज दिया नेम में सूर्या। चिड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है या नहीं आ रही है? जी सर, यस आ रही है सर। आ रही। अरे सर, यहाँ क्या करा जाए बताइए, इनको कहाँ भगाया जाए? रहने देते हैं, अच्छा आवाज अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है। एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो हमने क्या करा कि ये जो डेटा था इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करा दिया। देन एक मेथड यहाँ पे बना देते हैं void show, और ये डेटा यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? जी सर। हाँ सर, यस। नेम यहाँ पे प्रिंट करा लिया और यहाँ पे मैंने एज प्रिंट करा दिया, एंड देन r डॉट शो मेथड में ये डेटा हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। सिंपल सा प्रोग्राम है। एक कंस्ट्रक्टर में डेटा इनिशियलाइज करा और डेटा इस तरह से यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। जावा सी यूजर लॉगिन डॉट जावा। तो देखिए यहाँ पे नेम और एज प्रिंट होके आ गया। अब इस यूजर का जो एक डेटा है मैं एक दूसरे कंस्ट्रक्टर, एक दूसरा ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ R1, है ना। मान लीजिए सपोज करिए इसके रेफरेंस आईडी का नाम R1 हो गया, और इसमें कोई डेटा असाइन नहीं करता हूँ और प्रिंट करूंगा तो क्या डेटा प्रिंट होके आएगा, आप लोग बताइए। अभी क्या डेटा प्रिंट होके आएगा अगर कुछ भी यहाँ पे पास नहीं करा? सर नल। नल आएगा सर। नल मतलब ओनली नल नहीं आता है, आप ये बोलोगे डिफॉल्ट वैल्यूज आ सकती है सर। हाँ जी सर, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यूज आ सकती है, मतलब स्ट्रिंग के लिए नल और इंटीजर के लिए 0 आ सकती है, लेकिन वो नहीं आएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम। ये देखिए, ये देखिए एरर आ गया कंपाइल टाइम पे। बता जी सकते सर। हैं ये एरर क्यों आया? सर क्योंकि हमने सर ऊपर में सर कंस्ट्रक्शन जो पैरामीटर पास किए हैं सर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ये सर डिफॉल्ट है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर देता भी तो है कंपाइल टाइम पे, वो कहाँ गया? सर पहले डिफॉल्ट देना चाहिए सर पहले डिफॉल्ट देना चाहिए, बाद में वो पैरामीटर देना चाहिए सर शायद। क्या कह रहे हो सचिन?
सर पहला ऐसा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा सर, बाद में ऐसा इसमें पहला स्टेटमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो भी आप लिखे हैं ना सर यहाँ पे, यूजर लॉगिन आर वन न्यू यूजर लॉगिन, वो पहला लिखना चाहिए, बाद में वो शायद पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर लिखना चाहिए सर, तभी चलेगा सर। डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब मिलता है जब हम नहीं बनाते हैं। हाँ भाई सही बोले। डिफॉल्ट कंसिडर कंपाइलर तब बना के देता है जब हम नहीं बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने तो बना रखा है ना कंसिडर पैरामीटर ऑलरेडी, यस सर। तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिफॉल्ट कंसिडर तभी देता है जब हम कोई भी कंसिडर प्रोग्राम में नहीं बनाते हैं। अभी हमने पैरामीटराइज बना रखा था, तो इसलिए डिफॉल्ट कंसिडर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ जी, एक बना लेता हूँ डिफॉल्ट कंसिडर, और इसमें अब कोई वैल्यू नहीं देता हूँ। अब इसके डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, ये देखिए नेम और एज आ गया, एंड देन डिफॉल्ट वैल्यूज आ गई ना। यस सर। यस सर। सर मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? अरे अब तो आपकी आवाज जैसे बिल्कुल एकदम किशोर कुमार, लता मंगेशकर, इस तरह से आवाज आ रही है। टोनी कक्कर। और कौन? टोनी क्योंकि सर कक्कर मोबाइल बोल में यूज करता कक्कर हूँ बहुत ना। सर। बिल्कुल नहीं नहीं, आवाज आती है आपकी आजकल, बहुत बढ़िया आती है आवाज। तो अब मैं चाहता हूं जी कि पहले वाले कंसेप्टर का जो डेटा है वो दूसरे वाले कंसेप्टर में पहुंच जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। मतलब इस कंसेप्टर का जो डेटा है सूर्या और 34 वो दूसरे कंसेप्टर के पास आ जाए, यानी कि एक कंसेप्टर का डेटा दूसरे कंसेप्टर में कॉपी हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। कैसे कर सकते हैं? सर वो पैरामीटर में आर पास इसका रेफरेंस वेरिएबल पास करना चाहिए सर, फर्स्ट पैरामीटर इसका। कौन से लाइन में करूं सचिन, क्या कह रहे हो आप? सर सेकंड आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है ना सर, यूजर लॉगिन आर वन हाँ, यूजर लॉगिन, इसमें उसके आर अंदर उठा के आर। पास कर दूं, ये कह रहे हो आप? हाँ सर। ये आर क्यों पास कर रहे हो आप? उसका रेफरेंस है। क्योंकि रेफरेंस है आर में, उसका पूरा एड्रेस है, आइडेंटिटी है, तो ऊपर कैसे होल्ड करेंगे? आगे क्या करेंगे, आगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या करना होगा? हाँ सर मुझे तो यही आसान लग रहा है, ये तो छोड़ो, मुझे तो ये ऐसे आसान लग रहा है। R1 इक्वल ऊपर टू सिंपल। आर, बात खत्म। ये हाँ हो सर। गया दोनों का यस डेटा सेम, खत्म। हमने ये लिख दिया R1 इक्वल टू आर। तो R1 इक्वल टू आर लिखने का मतलब ये हो गया कि R1 पहले अपनी मेमोरी को रेफर कर रहा था, अब R1 अपनी मेमोरी को रेफर न करके दूसरी की मेमोरी को रेफर करने लगा, यानी कि R1 और R दोनों का एड्रेस सेम हो गया, यानी कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हो गए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कहने का। और हमें अभी क्या सर जैसे चाहिए? बताया था वैसे भी किया जा सकता है, जैसे अभी उन्होंने बताया था। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अभी जैसे बताया था यहाँ पे पास करने के लिए आर पास है इधर पे R1 में, हाँ, तो ऐसे क्यों? ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से तो मेमोरी एड्रेस सेम हो गया। मैं चाहता हूं ना दोनों एड्रेस अलग अलग रहे, पहला ऑब्जेक्ट अलग एड्रेस हो, दूसरा ऑब्जेक्ट अलग एड्रेस हो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो और उनका डेटा ही सेम हो जाए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। ओके सर। तो सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए।
सर जैसे सर हम कोई वेरिएबल सर जैसे लिखते नहीं है सर, जैसे कि स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू कोई भी नाम है कुछ भी सर, और सर एक हम लिखते हैं सर स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, फिर सर उसके अंदर मतलब कि ब्रैकेट में सर कोई स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं सर, तो ये दोनों में सर डिफरेंस क्या है सर? ये जब स्ट्रिंग पढ़ोगे तब पता चलेगा। नहीं सर मतलब कि सर ये इंटीजर में भी है ना सर, जैसे इंटीजर को भी ऐसे कर सकते हैं सर, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था सर, तो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है सर? जैसे इंट इज इक्वल टू ए, ऐसे सर इंटीजर पहली जो भी बात है तो सर, इंट और इंटीजर में कंफ्यूज ना होइए। इंट तो डेटा टाइप है और इंटीजर एक क्लास है, क्लास है सर जो तो मतलब वो ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ जी सर, मतलब कोई लोकेशन सर वो बता रहे थे सर कि लोकेशन का फर्क होता है, और मैं पता नहीं है सर, मुझे याद नहीं आ रहा है सर, बहुत पहले पढ़ा था सर। रैपर क्लास में ये सब आएंगे जैसे वो इंटीजर वगैरह और इंट के कॉन्सेप्ट। अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर देख लें, फोकस कर लें, फिर सर समय आएगा सब जान जाएंगे हम। आप चिंता न करिए एकदम, बिल्कुल समय आएगा उस चीज का भी, समझ रहे हो। आपको अगर ये यस जानना था तो बताते, मैं आपको 9:30 बजे बैच चल रहा है उसमें बुलाता, उसमें स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं वही समझा देता। तो लेकिन वो जरूरत ही नहीं है इस चीज का ना। अभी तो क्या पॉइंट डिस्कशन चल रहा था, आप कहाँ लेके चले यस गए। अभी तो हमें दो ऑब्जेक्ट्स का डेटा सेम रखना है। ओके सर, चलो कैसे सर रखें, बाद में समझिए। कैसे रखें बताइए। एक कंस्ट्रक्टर का डेटा दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी कराना है, कैसे करें, इस पे फोकस करिए। क्या कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टर का डेटा दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी कैसे हो सकता है, ये बताओ भाई। मैंने अगर r1 इक्वल इस टू r लिख दिया तो मतलब दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम हो गया। हमें एड्रेस अलग अलग चाहिए, डेटा सेम चाहिए। वही डेटा चाहिए जो r में था, उसकी एक कॉपी बन के यहाँ पे आ जाए। सर R1 के एड्रेस। सर जो आर है सर वो मतलब यहाँ पैरामीटर में पास कर देंगे सर, इसके न्यू लॉगिन सर, जो नया जो ऑब्जेक्ट बना है R1 का। और जो कंस्ट्रक्टर होगा वो अलग से पैरामीटराइज वो बनाना पड़ेगा। तो बताओ क्या करूँ ना, मुझे गाइड करो, क्या क्या करूँ मैं। सर वो सेकंड ऑब्जेक्ट आपने जो क्रिएट किया है उसके अंदर आर आप पास कर दिए सर। आर पास कर कर दिया देंगे मैंने, अब बताइए। और अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वो उसको होल्ड करने के लिए अभी वो हाँ सर वहाँ पे हाँ यूजर हाँ, लॉगिन आर, जो इसका टाइप है सर आर का, वो टाइप वहाँ पे लिखना चाहिए। लिख दिया। और अब क्या लिखूँ। अब अंदर आप दिस डॉट आर स्कल और कुछ भी लिख सकते हैं सर करेक्ट ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ये आपने क्या करा, ये आपने अपना ये ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है, यानी कि आर का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस R1 के कंसिडर में उठा के पास करा दिया। हाँ सर। मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के कंसिडर में पास करा दिया। तो जब ऑब्जेक्ट उसके पास है तो डेटा भी उसके पास ही होगा। तो नेम इज इक्वल टू r डॉट नेम लिख दें अगर, हाँ सर। और ऐसे बोलो आप। अब दिस विस पता नहीं, दिस विस हम तो जानते ही नहीं है, है ना, वो हाँ अलग सर चीज सॉरी है। सर। अब ये हाँ देखिए, सर। ये दोनों का डेटा सेम हो जाएगा और आउटपुट आ गया। बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट चीज है। बट ये कैसे कैसे हुआ, मेरे ख्याल से सबको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। आगे बढ़िए सर। नहीं, सबको मतलब नहीं सर, सबको नहीं लेके आया चलना सर। पड़ेगा ना प्रदीप। सबका ओके साथ सर सबका ओके। विकास। हाँ जी। कोई ऐसा जो नहीं, जिसको नहीं समझ में, जिसको आ रहा है वो ना बोलेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो बस बोल दे। सर मुझे नहीं आ रहा। सर नहीं सर आया मुझे समझ में। सर सैम मुझे को, भी नहीं आया। सैम को नहीं आया, सतीश को नहीं आया, और जितेंद्र सर नहीं आया। किसको नहीं आया। वीरेंद्र को। वीरेंद्र, ये कौन
कौन है भाई? वीरेंद्र 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 सर। वीरेंद्र पॉल। नहीं, ये वीरेंद्र कभी कभी बोलते हैं ना, तो इसलिए बोला करो भाई वीरेंद्र। तो बताइए भाई, क्या नाम है हमारे? प्रदीप बताएंगे। प्रदीप प्रदीप ने सबसे पहले बोला था, समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। ओके सर, हाँ बताते हैं। तो यहाँ से सर स्टार्ट करते हैं कि पहले जो ये वाला हम यूजर लॉगिन R1 करके हमने एक आवाज अब नहीं आ रही है बीच थोड़ा बीच में कॉल आने लगी, बार बार कॉल आ रही है, कट रहा, लेकिन फिर भी सर बता रहा हूँ। में। तो यहाँ पे काट सर दो कॉल। हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। ओके, यहाँ पे सर जैसे हमने न्यू यूजर लॉगिन ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे बनाया, तो आर पास किया। आर पास करने के बाद में ये जो R1 पे, अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर भी चाहिए जो होल्ड कर सके। तो हमने यहाँ पे और उसी टाइप का चाहिए, यूजर लॉगिन टाइप का। तो हमने यहाँ पे यूजर लॉगिन जो कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हमने यूजर लॉगिन टाइप का ही आर हमने यहाँ पे होल्ड करवाने के लिए पैरामीटराइज यहाँ पे बना लिया कि ताकि ये वाली वैल्यू यहाँ पे होल्ड हो सके। इधर से यूजर लॉग R1 पे इस वाली लाइन की जो वैल्यू यहाँ पे हमारा होल्ड हो सके, इसलिए हमने एक यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हमने बना लिया कि जो इधर से। फिर उसके बाद में ये जो यहाँ पे नेम इक्वल टू आर डॉट नेम, तो यहाँ पे हमने सिंपल इसी नेम के बराबर कर दिया, इसी के रेफरेंस से और एज को। बस और कुछ उसमें किया करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा है। बताओ भाई, सब लोगों को समझ में आ गया? भाई r.name क्यों लिखा है, ये नहीं आ रहा ना समझ में। तो देखो एक चीज, अब जैसे यहाँ पे अगर वो जो पास करना होता किसी के, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू जो थी आर, पहले वाली की आर, जो हमारा पहला वाला कंस्ट्रक्टर था पैरामीटराइज, जिसमें हमने यहाँ पे पास किया था सूर्य और ये 34। ओके, ये हमारे हम इसकी वैल्यू उसमें पहुंचेगी ना, इसकी वैल्यू R1 में, हमारे R1 वाले ऑब्जेक्ट में हमारे यहाँ पे पहुंचेगी। तो इसकी एक्सेस करने के लिए हमने सिंपल सा R1 डॉट नेम लिख दिया, ताकि वो जो इसकी मतलब जितने भी डेटा, इस वाले का डेटा वहां पे पहुंच सके। आपका कहने का मतलब है जो r नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उससे फेच करके डेटा तो नेम में एक उठा बार के नीचे करिए, दोनों कंस्ट्रक्टर बस ओनली शो करिए, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। दोनों कंस्ट्रक्टर शो करें, दोनों कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, हाँ लीजिए। अब बस ओके। अब देखना सैम, अब इधर पे क्या हुआ था कि जब हमने इसका यूजर लॉगिन स्ट्रिंग एन इंट ए करके हमने जो बना, इसका जो हमने रेफरेंस उसमें पास किया था दूसरे वाले R1 करके जो था ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें हमने पास किया था। ठीक है, तो जब ओके। उसमें पास किया तो उसके लिए तो एक कंस्ट्रक्टर चाहिए ताकि जो वैल्यू होल्ड कर सके। तो यहाँ पे देखो ना, जो यूजर लॉगिन और बनाया, तो अब वो कौन सी वैल्यू होल्ड करेगी, किस टाइप की? तो वो होगी क्लास टाइप की। यूजर लॉगिन करके वो क्लास टाइप की वेरिएबल मतलब वैल्यू होगी हमारे। तो यहाँ पे देखो हमने यूजर लॉगिन आर कर दिया, सिंपल सा, कोई दिक्कत। और फिर अब देखो इस वाले में जो डेटा, तो पहले वाले का जो था ऑब्जेक्ट, अब इसमें हमने सिंपल सा नेम जो है, नेम इक्वल टू आर डॉट नेम कर दिया कि ताकि इसकी एक्सेस कर सके यहाँ पे। और आर एज इक्वल टू आर डॉट एज कर दिया, बस इतना सा है। सर मैं अपने लॉजिक से बताऊं सर थोड़ा। हाँ हाँ समझ में बोलो आया? बोलो, बाकी लोग बताएं, सबको समझ में आ रहा है? हाँ भाई। नहीं समझ आया तो भाई बोल दो, मैं बताता हूँ। हाँ भाई आप भी समझा दो। नहीं आ गया समझ में आ गया। आ गया तो फिर बताऊं? समझाने की क्या जरूरत? ज्यादा ज्यादा दवाई, बुखार अगर होता है, ज्यादा दवाई खा के क्या करोगे? नहीं सर, मतलब कि मैं सर अब मतलब कि समझाता हूँ सर, थोड़ा मेरा भी हो जाता है सर कि ये टॉपिक मेरा क्लियर है। हाँ। सर समझाऊं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से कॉल कॉल करके समझाइएगा। अभी यहाँ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर जिसको नहीं आ ओके रहा है, भाई। कोई अगर बोल देता है कि जी नहीं आ रहा है, तो फिर समझाना पड़ेगा। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आया किसी को तो ईमानदारी से बोल दो फिर से,
कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कोई और तरीका हो सकता है यहाँ पे? कोई और तरीका हो सकता है? प्रीतम ये बता दो, इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है? अगर बता सकते हो तो ये बता दो। सर हम आर की जगह सर न्यू न्यू यूजर लिख के भी कर सकते हैं सर, हाँ जी, जो सर पास की। भाई आवाज ही कट रही है। हाँ, कौन समझा रहे हो बताइए? सर मैं कह रहा हूँ, सर सर मैं इससे प्रीतम बोल रहा हूँ सर। एक सर एक मिनट मैं एक जो मिनट कह जरा रहा हूँ, होल्ड करिएगा। हाँ धीरज, वो ओके सर। परवेज फोन कर रहा है, जा बात कर लो। तो 8 बजे बोला था ना वो? ठीक है, जल्दी बोलना। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर मैं मतलब बोलना चाहता हूँ कि सर जहाँ हम आर पास किए ना सर, जो दूसरा मतलब यूजर की रेफरेंस वेरिएबल, सर वहाँ पे हम सर न्यू यूजर लॉगिन लिख के भी तो कर सकते हैं सर। एक ऑप्शन सर ये भी है कि जो हमने यहाँ पे नेम इक्वल टू आर डॉट नेम वगैरह ये किया हुआ है, और हाँ, एज इक्वल टू आर डॉट, ये यहाँ से हटा के हम नीचे मेन मेथड में भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये जो इधर पे है आर वन डॉट शो के जस्ट ऊपर इधर पे कर सकते हैं। मैं ये प्रोग्राम पहले आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, ये हटा देता हूँ। ये कह रहे हो ये हटा दूँ? नहीं नहीं हटाइए मत, देखिए मैं बता रहा हूँ हाँ, आपको, हाँ सर जस्ट हटा दी। सिंपल आपको नेम और ये बस अलग करना है। ये दोनों कॉपी कर लीजिए, नेम इक्वल टू आर डॉट नेम और एज इक्वल टू आर डॉट एज। नेम इक्वल टू, हाँ कॉपी कर यहाँ लिया, कॉपी कर लिया। करके यहाँ हाँ, पे पेस्ट कर दीजिए आर वन डॉट शो के जस्ट ऊपर। R1 डॉट शो के जस्ट ऊपर आर यहाँ पे वन कर दें, इधर पे सब यहाँ पे। नीचे वाला सर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर की बात कर रहा है वो, ऐसे जो कैसे हो मेन जाएगा? दूसरा ऑब्जेक्ट। पहले एक मिनट सर आते हैं फिर। मैं बताता हूँ, देखो। इधर पे सर मैं एक हाँ, सिंपल तरीका बताऊं। हाँ बताइए। सर जो आर पैरामीटर तो उसको हटा दीजिए और दूसरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हटा दिया। और ये डिफॉल्ट आर वन डिफॉल्ट डॉट शो कंसेप्टर लिखा है। हुआ है, इसके आगे आर डॉट लिख दीजिए बस। क्या लिख दें? यहाँ पर आर डॉट लिख दीजिए। R डॉट लिख दें तो दोनों सेम मेमोरी हो गई ना? जी जी। लेकिन मेमोरी मुझे अलग अलग चाहिए और डेटा सेम चाहिए। दो ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, तब एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं सर, वो तो एक मेथड में दूसरा ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा ना, तो मेमोरी अलग अलग होगी ना उसकी। मेमोरी अलग अलग कैसे हो गई? अगर आप R डॉट शो लिख रहे हो तो आप R के एड्रेस पे जाके शो प्रिंट करवाओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तब हमने क्या करना है, बस यहाँ पे लिख देना है जी, R1 डॉट नेम इक्वल टू R डॉट नेम, थिंक R1 सर डॉट यही के बोल रहे एज इज इक्वल्स टू थे एज। R डॉट एज। अगर ऐसा लिख देते हैं तो क्या दिक्कत है? और सर लेकिन अभी आपको उधर पे पास अगर करना हम पड़ेगा। अगर हम R1 का जो नेम है, R1 के नेम में क्या होगा डेटा? इस समय क्या डेटा होगा सतीश? R1 के नेम में क्या डेटा होगा? R के नेम में, सर सॉरी, सूर्या। R के नेम में सूर्या है, तो R1 के नेम में सूर्या पहुंच जाएगा। R डॉट एज में तो 34 है, तो R1 के एज में 34 पहुंच जाएगा। बस एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा। ये भी एक मतलब कॉपी करने का एक अलग तरीका है। सर इसका एड्रेस डिफरेंट रहेगा ना सर? एड्रेस डिफरेंट रहेगा, बिल्कुल दोनों का ठीक है एड्रेस सर, अलग अलग रहेगा और डाटा डेटा सेम सेम रहेगा हो सर। जाएगा। ओके सर। जब हमने पहला जो कॉन्सेप्ट हमने एड्रेस उसमें पास करने का, वहाँ पे एड्रेस सेम ही रहेगा ना सर, डिफरेंट वहां रहेगा पे ना भी सर? एड्रेस अलग अलग था, वहां पे भी एड्रेस अलग अलग था। जो हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर में आर पहुंचाया था, हमारा मेमोरी एड्रेस अलग था। हमने आर इसलिए पहुंचाया था ताकि हम आर के ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल के R1 के कंस्ट्रक्टर तक पहुंचा सकें, बस। उसके ओके लिए भी ओके। एड्रेस अलग अलग ही था।
केस में भी एड्रेस अलग अलग Okay, this is the second way, sir, to create them. सेकंड पे है। Okay, okay, fine. तो एक कंसेंटर का डेटा दूसरे कंसेंटर में ऐसे हम कॉपी करा सकते हैं। तो ये हो गया भैया एक। देखो इसी को कॉपी कंसेंटर C++ में बोला जाता था, जावा में नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बोला नहीं जाता है, काम कर सकते हैं। तो आपने कहा क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि कंसेंटर एक ऐसा स्पेशल टाइप का मेथड है जी, जिसमें डेटाबेस कनेक्शन का कोड कर दो तो डेटाबेस कनेक्टिविटी हो जाएगी, फाइल हैंडलिंग का कोड कर दो तो फाइल हैंडलिंग हो जाएगी, कॉपी करने का कोड कर दो तो कॉपी हो जाएगा। अलग अलग नाम देने से अच्छा ये है कि नाम ही मत दो। इतने सारे नाम क्यों दोगे? कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉपी कंसेंटर, डेटाबेस कनेक्टिविटी कंसेंटर, फाइल हैंडलिंग कंसेंटर, कितने नाम दोगे? इसलिए आपने कहा नहीं, दो ही टाइप के कंसेंटर होते हैं, पैरामीटर, नॉन पैरामीटर। बस बाकी तो ये कंसेंटर के फीचर है, आप यूज करो, अचीव करो। बाकी कंसेंटर का क्या सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है? सबसे बड़ा पर्पस, द मेन एडवांटेज, वीरेंद्र पाल बताएंगे सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है कंसेंटर का। व्हाट इज द बिगेस्ट पर्पस ऑफ कंसेंटर? बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंसेंटर? सर ये रिटर्न वैल्यू नहीं देता सर, इम्प्लिसिटी मतलब रिटर्न वैल्यू देता सर जी। फायदा पूछ रहा हूँ, फीचर नहीं पूछ रहा हूँ कि ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, ऐसे होता है वैसे होता है। मेन फायदा क्या है? सर नहीं पता। प्लीज बताइए। सर ये ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ उसकी मतलब इनिशियलाइजेशन भी करता है तुरंत करता है। ऑब्जेक्ट बनते ही डेटा का इनिशियलाइजेशन करता है। सही बात है, ये जी सबसे सर। बड़ा पर्पज है। और दूसरा भी एक पर्पज है, ऑब्जेक्ट बनाना। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं हो तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। तो कंस्ट्रक्टर का काम होता है जी ऑब्जेक्ट बनाना, और ऑब्जेक्ट बनते ही डेटा का इनिशियलाइजेशन करना। ऑब्जेक्ट बनते ही डेटा का इनिशियलाइजेशन करना। कोई ऑब्जेक्ट आया मेमोरी में, किसी ऑब्जेक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस आया मेमोरी में, अगर वो फिजिकली आया तो जैसे ही वो फिजिकली मेमोरी में आया, हुआ ऑब्जेक्ट बनते ही उस पे डेटा इनिशियलाइजेशन करने का काम कंस्ट्रक्टर से हम करते हैं। ऑब्जेक्ट बनते ही कोई डेटा इनिशियलाइज कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जी अब मुझे ना डेटा इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर से भी पहले करना है, तो कैसे करोगे? भाई कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट बनते डेटा इनिशियलाइजेशन करता है, लेकिन वी वांट टू इनिशियलाइज द डेटा बिफोर, तो हाउ इट इज पॉसिबल? ब्लॉक्स के थ्रू स्टैटिक सर, बाय स्टैटिक ब्लॉक। इनिट ब्लॉक, स्टैटिक इनिट ब्लॉक। इसके सर लिए कोई होते हैं मेथड बना देंगे। इनिशियलाइजर्स। क्या होते हैं? इनिशियलाइजर्स। आप इनिशियलाइजर्स बोलिए एक वर्ड में। तो इनिशियलाइजर्स आर दोज कंसेप्ट व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा बिफोर कंस्ट्रक्टर। सिंपल सा मतलब, constructor is used to initialize the data at the time of object creation, but initializers are used to initialize the data before constructor. initializers जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, one is init block, another is static block. तो जो स्टैटिक वगैरह समझना चाहते हैं वो यहीं पे स्टैटिक ब्लॉक और स्टैटिक का कंसेप्ट समझ में आएगा उसको। बट ये जो दोनों इनिशियलाइजर हैं, चाहे वो इनिट ब्लॉक हो चाहे स्टैटिक ब्लॉक हो, दोनों ही डेटा का इनिशियलाइजेशन करते हैं बिफोर कंसेप्ट। तो डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर, डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी मैनेजमेंट, दो तरह के इनिशियलाइजर्स होते हैं, इनिट ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक। दो तरह के इनिशियलाइजर होते हैं, इनिट और स्टैटिक। इनिट ब्लॉक इज अ ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक इज ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ब्लॉक। मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे डेटा इनिशियलाइजेशन करना है ऑब्जेक्ट बनने से पहले, तो स्टैटिक प्रेफर करिए। मुझे किसी डेटा का इनिशियलाइजेशन करना है ऑब्जेक्ट बनने से, ऑब्जेक्ट बनते ही, मतलब एक में ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी हो, मतलब इनिट ब्लॉक जो कहता है वो कहता है कि ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा का इनिशियलाइजेशन हो जाए जैसे ही ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बनते ही, मतलब ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है, ऑब्जेक्ट बनने से पहले, कंस्ट्रक्टर के भी चलने से पहले, तो गो फॉर द इनिट ब्लॉक। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट आया ना आया डेटा इनिशियलाइजेशन हो जाए, तो गो फॉर द स्टैटिक ब्लॉक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन। So constructors are the special type of method whose name must be same as class name, who have no any return type. Programmer cannot call the constructor explicitly. It is implicitly called when object is created. The main purpose of constructor is to initialize the data at the time of object creation. But my requirement is we wanted to initialize the data before constructor. Before constructor, constructor से भी पहले data initialization करना है, तो go for initializers.
इनिशियलाइजर्स दो टाइप के होते हैं, इनिट और स्टैटिक। इनिट इज ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, इनिट के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। इनिट ब्लॉक ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ब्लॉक होता है। इनिट ब्लॉक कैसे लिखा जाता है? इनिट ब्लॉक ऐसे लिखा जाता है, ऐसे प्रोग्राम में ऐसे कहीं पे ऐसे ब्लॉक लिख दोगे तो इसे भी इनिट ब्लॉक बोलते हैं। इनिट INIT ब्लॉक, इनिट ब्लॉक। इनिट ब्लॉक का ये सिंटैक्स है। ये यहाँ पे आप कोई भी लॉजिक लिख दीजिए, आप अपने कोई भी बिजनेस लॉजिक, अपना कोई भी कोड यहाँ पे लिखिए। दिस इज द इनिट ब्लॉक। इनिट ब्लॉक इज एनोनिमस ब्लॉक। एक एनोनिमस ब्लॉक होता है, एनोनिमस मतलब कोई नाम नहीं होता है इसका भी, और ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ब्लॉक होता है। ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जी ये ऑब्जेक्ट के बिना नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसी के ऊपर ऐसे स्टैटिक लगा देते हैं तो ये स्टैटिक ब्लॉक बन जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी इनिट पे ही फोकस करते हैं, इनिट ब्लॉक पे ही फोकस करते हैं। ये ब्लॉक कहीं पे भी प्रोग्राम में बनाया जा सकता है। ऐसे करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करके प्रोग्राम में कहीं पे भी आप इनिट ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। इनिट ब्लॉक इज द एनोनिमस ब्लॉक व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा बिफोर कंस्ट्रक्टर। Init block is the anonymous block which is used to initialize the data before constructor. इसमें जो भी डेटा इनिशियलाइजेशन का कोड लिखोगे, जो भी काम लिखोगे, जो भी लॉजिक लिखोगे इसके अंदर, जो भी वर्क होगा इसके अंदर, वो कंस्ट्रक्टर से भी पहले चलेगा और हर कंस्ट्रक्टर की रिस्पेक्ट में चलेगा, विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंस्ट्रक्टर चलेगा। मतलब और हर ऑब्जेक्ट के चलने से पहले चलेगा। मतलब अगर मान लो कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है, पैरामीटराइज को चलाओगे तो पैरामीटराइज चलेगा, नॉन पैरामीटराइज चलाओगे तो नॉन पैरामीटराइज चलेगा। लेकिन जो इनिट ब्लॉक होता है ये दोनों के लिए चलेगा, समझ रहे हो? तो कंस्ट्रक्टर आर स्पेसिफिक बट इनिट ब्लॉक इज नॉट स्पेसिफिक, इट एग्जीक्यूट विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंस्ट्रक्टर। चाहे कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप का हो, पैरामीटराइज हो, नॉन पैरामीटराइज हो, सबके लिए चलेगा। राइट? कैसे चलेगा, क्या होगा कहानी, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, अभी नहीं।